का विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी छात्र-छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की खास खबरों। लॉकडाउन के दौरान बिल माफी को लेकर आंदोलन कर रहे बाल योगी लव पंडित को प्रदर्शन से पहले पुलिस ने लिया हिरासत में। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। प्रदर्शन के महज चंद घंटे पहले आगरा प्रशासन ने बाल योगी को किया पाबंद। 20 लाख से पाबंद किए जाने पर उठे सवाल। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने मुख्यमंत्री से बेटी के ससुरालियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। वहीं आगरा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। 5 महीने से बंद पड़े पर्यटन कारोबार से करोड़ों का हो रहा नुकसान, तो वहीं लाखों लोग रोज हो रहे बेरोजगार। कलेक्ट्रेट परिसर में मुकदमे से संबंधित हथियारों को किया गया नष्ट। न्यायालय से अनुमति लेने के बाद की गई कार्यवाही। हिंदू जागरण मंच ने किया अपने संगठन का विस्तार। 55 युवाओं को किया हिंदू जागरण मंच में शामिल। स्कूलों को कोरोना मुक्त बनाए जाने के लिए शुरू हुई कवायद। अफसा ने सेमिनार का आयोजन कर स्कूलों को कोरोना मुक्त बनाए जाने पर की चर्चा। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था वैश्यावृत्ति का गोरख धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवती सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मथुरा कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर हाईवे प्लाजा का मामला। वहां तहसील में स्थित गांधी चबूतरे के अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेसी बैठे धरने पर। गांधी चबूतरे के पास निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने की कर रहे हैं मांग। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे के समीप शाही तालाब में डूबा युवक। गोताखोरों ने युवक के शव को निकाला बाहर। परिवार में मचा कोहराम। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी का टोरंट के खिलाफ आंदोलन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने कोठी मीना बाजार और बाबा के आश्रम को छावनी बना दिया। पुलिस अधिकारियों ने बाबा बाल योगी को नजरबंद कर हिरासत में ले लिया और समर्थकों को आश्रम पर भटकने तक नहीं दिया। इस दौरान समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी भी की।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान आने वाले बिजली के बिल माफ करने के लिए गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल योगी ने ऐलान किया था। हालांकि इस मामले में निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट पावर के खिलाफ बाबा बाल योगी ने हाई कोर्ट में PIL भी दाखिल की हुई है। इसके बावजूद भी निजी बिजली प्रदाता कंपनी ने लॉकडाउन के अंतर्गत आने वाले 3 माह के बिजली के बिल को ना ही माफ किया और ना ही किसी तरह की रियायत दी। यही कारण है कि गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी ने सोमवार को कोठी मीना बाजार में जनता से जुटने का आह्वान किया था। बाबा बाल योगी के आह्वान के 24 घंटे पहले ही जिला प्रशासन ने बाबा बाल योगी को पाबंद कर दिया और सोमवार को बाबा के साथ समर्थक बवाल ना करें, इसको लेकर कोठी मीना बाजार मैदान को छावनी में तब्दील कर दिया। कई थानों का पुलिस बल PSC कोठी मीना बाजार मैदान पर तैनात नजर आ रही थी। सुबह से ही पुलिस अधिकारी बाबा बाल योगी को खोज रहे थे। सूचना मिली कि योगी अपने आश्रम पर पहुंच गए हैं। पुलिस बल आश्रम की ओर दौड़ने लगा और मौके पर कई थानों के पुलिस बल ने टोरेंट के खिलाफ आंदोलन करने वाले बाबा बाल योगी को नजरबंद कर हिरासत में ले लिया। आपको पुलिस ने क्या कहना चाहिए? हम बस इतना कहना चाहते हैं सर, देश में पहली बार कोई संकट आया है। किसी को कमाने का अधिकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, और जनता ने नहीं कमाया है, जमा पूंजियों को खर्च कर दिया है। ऐसे में तुम अगर उसकी लाइट काटोगे ना तो वो तुम्हें ऐसी बददुआ देगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैंने कभी पब्लिक से नहीं कहा कि आप आओ मेरी मदद करो। मैंने एक छोटे से टोरेंट के कार्यालय से लेकर के और मैंने हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी वहाँ PIL पेंडिंग पड़ी हुई है और PIL पर सुनवाई चल रही है। आज हाई कोर्ट खुला है, हम वहीं से लड़ेंगे, वहीं से जीतेंगे। लेकिन इस बीच में टोरेंट पावर कंपनी को जब तक महामारी चले तब तक लाइट काटने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और आप सभी का बिल आया है, यहाँ नहीं आया है, लेकिन सबका पूरे आगरा का आया है, एक प्राइवेट कंपनी जो शोषण कर रही है। निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट पावर के खिलाफ आंदोलन करने वाले गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल योगी लव पंडित का कहना था कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में 3 माह के कार्यकाल में जब दुकान, मॉल, जिम, स्टेडियम, मार्केट पूरी तरह से बंद रहे तो ऐसे में आगरा का व्यापारी बिजली का बिल कैसे दे पाएगा। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठाया और जिला प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया है। जैसे ही बाल योगी गिरफ्तारी की सूचना उनके समर्थकों को मिली तो समर्थकों में आक्रोश फैल गया। दर्जनों की संख्या में गरीब सेना के कार्यकर्ता बाबा के आश्रम पहुंच गए। पुलिस प्रशासन के सामने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया गया। मुझको पाबंद कर दिया है, एक साथ 16 में पाबंद किया है। कितने 20-20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए से मुझको पाबंद किया जमानत से। बताइए, जिस पर रोटी का इंतजाम नहीं है वो आदमी 40 लाख से पाबंद किया। इसलिए आज हम लोग कोठी मीना बाजार मैदान पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मुझको नहीं पहुंचने दिया गया, मुझको गिरफ्तार कर लिया है। मेरे लोग काफी हजारों की संख्या में वहां पहुंचे कोठी मीना बाजार, वहां लेकिन पुलिस ने उनको नहीं रोकने दिया है। कोई बात नहीं साथियों, मुझे अगर गिरफ्तार होकर जेल भी भेजा जाता है तो हम जैसे लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आजादी पाने के लिए 7,32,510 क्रांतिकारियों को अपना जीवन देना पड़ा और यह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही टोरेंट पावर काम कर रही है। हो सकता है कि यहाँ भी 7,32,000 क्रांतिकारियों को जीवन देना पड़े। मैं पहला तैयार हूँ और जब तक नहीं मानूंगा, जब तक लॉकडाउन अवधि का बिल नहीं माफ होगा। कृपया आप बिल ना दें। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी लाइट नहीं कटनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके समर्थकों के साथ नारेबाजी की सूचना पर क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस पूरी तैयारी के साथ यहां मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि धारा 144 को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में टोरेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बाल योगी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैडम, किस तरह का प्रदर्शन क्या है? बिजली के बिल को लेकर प्रदर्शन था बाबा बाल योगी जी का, और उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। जो भी उनकी मांगे हैं उससे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखकर उसको जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। हम लोग हमेशा यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार कि इस तरह से भीड़भाड़ ना लगाए, और यही प्रयास हमेशा से रहा है कि बीमारी को देखते हुए इस तरह के धरना प्रदर्शन न करें। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे। पल पल इस मामले की अपडेट पुलिस अधिकारी ले रहे थे। जहां बाल योगी अपने समर्थकों को शांत करने लगे तो तब कहीं जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। ताज नगरी आगरा में एक मामले में जिला प्रशासन आगरा का दोहरा चरित्र सामने आया है।
निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करने वाले गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी को जिला प्रशासन ने 20 लाख रुपए से पाबंद कर दिया है, जो अब तक ताजनगरी आगरा में पहली बार देखा गया। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी को जिला प्रशासन ने क्यों किया 20 लाख में पाबंद, आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। धारा 144 का मतलब होता है एक स्थान पर 4 से अधिक ज्यादा लोग बिना अनुमति के खड़े ना हो और ना ही एकत्रित हों। दरअसल लॉकडाउन के अंतर्गत धारा 144 को पूरे प्रदेश के अंतर्गत लागू किया गया है। धारा 144 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन करने, आंदोलन करने की कोई अनुमति नहीं है। ऐसे में ताजनगरी आगरा में बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट पावर के खिलाफ बाबा बाल योगी ने आंदोलन का ऐलान किया था। टोरेंट पावर के खिलाफ बाल योगी के इस ऐलान से जिला प्रशासन आगरा रविवार को ही हरकत में आ गया था और जिला प्रशासन आगरा ने आंदोलन का ऐलान करने वाले बाल योगी को 20 लाख रुपए के निजी मुचलके पर पाबंद कर दिया था। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल योगी को जिला प्रशासन ने 20 लाख रुपए के निजी मुचलके पर पाबंद किया है, जबकि इससे पूर्व जिला प्रशासन आगरा में धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लोगों को महज 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए तक की पाबंदी की कार्रवाई करता आ रहा है। कानून के जानकारों के मुताबिक 20 लाख रुपए की पाबंदी की धनराशि बहुत अधिक है। ऐसे में अगर 20 लाख रुपए का निजी मुचलका बाबा बाल योगी को नहीं मिला तो जान आफत में आ सकती है। आंदोलन का ऐलान करने वाले बाबा बाल योगी के खिलाफ भविष्य में जिला प्रशासन आगरा नोटिस और सम्मन की कार्रवाई भी तामील करा सकते हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक मोटी धनराशि से पाबंद करना यानी भविष्य में आंदोलनकर्ता को सबक सिखाना है। जिला प्रशासन के द्वारा 20 लाख की पाबंदी कार्रवाई से कानून के जानकार जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और इसे जिला प्रशासन का दोहरा चरित्र बता रहे हैं। पर अब देखना होगा इस मामले में जिला प्रशासन का अगला एक्शन क्या होता है। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने डॉक्टर एससी अग्रवाल की पत्नी और बड़े बेटे सहित उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। डॉक्टर नरेश मंगला ने आगरा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। दहेज हत्या के आरोप में घिरे डॉक्टर एससी अग्रवाल की पत्नी और बड़े पुत्र सहित उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की मांग डॉक्टर नरेश मंगला ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से की है। इतना ही नहीं, डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने आगरा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की कार्यप्रणालियों पर सवालिया निशान भी लगा दिए हैं। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने साफ तौर पर कहा कि आगरा के सभी बड़े पुलिस अधिकारी मेरी बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। यही वजह है कि इस जांच को बड़े पुलिस अधिकारी प्रभावित कर रहे हैं। एक स्वयं के बयान सीओ सदर द्वारा नहीं लिए गए हैं, ना ही मुझे आज तक कोई भी फोटोज उनके हॉस्पिटल में लगे हुए कैमरों की रिकॉर्डिंग या घर में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग बार बार मांगने के बाद दी गई। मुझे लगता है इस जांच को पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी प्रभावित करने में लगे हैं। मेरा मानना है मुझे आगरा में कभी न्याय नहीं मिलेगा। वहीं डॉक्टर नरेश मंगला ने साफ तौर पर कहा कि दीप्ति के ससुराल वाले बार बार रुपयों की मांग कर रहे थे। दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने साफ तौर पर कहा, मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। मून टीवी से खास बातचीत में डॉक्टर नरेश मंगला ने पुलिस प्रशासन और डॉक्टर एससी अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, महिला आयोग को एवं कई जगह पर पत्र लिखकर ये गुजारिश की है कि किसी भी तरीके से मेरे को न्याय दिलाया जाए। मेरी जांच को कहीं दूसरे रीजन में, जिले में स्थानांतरित कर दिया जाए या एसआईटी या सीबीआई या अन्य किसी जांच एजेंसी, प्रभावशाली जांच एजेंसी से जांच कराई जाए, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के भाई भी इस घटनाक्रम के बाद बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के भाई ने भी इस मामले में उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है डॉक्टर दीप्ति मंगला को न्याय दिलाने के लिए अब डॉक्टर नरेश मंगला, आगरा सहित मथुरा, कोसीकला के कई संगठन भी साथ में आ गए हैं। हमारी बहन तो चली गई, वो तो नहीं आएगी, लेकिन उसे पूरा न्याय मिले ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा हमारे डॉक्टर समाज से,
जो कि आगरा के डॉक्टर समाज जो कि उनका साथ दे रहे हैं। मैं उनसे कोई बैर नहीं है मेरा कोई, ठीक है, लेकिन आप हमारी जगह अपने आप को रख कर देखिए, आपको समझ में आएगा हमारी व्यथा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी बेटियां नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप हमारी जगह रख कर देखिए अपने आप, समझ में आएगा आपको कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। आप साथ नहीं दे सकते तो कम से कम जस्टिस का वेट तो कर सकते हैं। आप साथ देकर तो जितना दोषी वो हैं उतना दोषी आप भी बन रहे हैं। हत्याकांड के हत्यारोपी डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने हिंदूवादी संगठनों से संपर्क साधा है। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी ने डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब हिंदूवादी संगठन रणनीति तैयार कर रहा है, तो वहीं कोसीकला के जनपद मथुरा में भी डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल के खिलाफ डॉक्टर नरेश मंगला ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आ पाता है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 2.5 माह बीतने को है, लेकिन पर्यटन जगत पर आज भी लॉकडाउन चल रहा है। पिछले 5 महीने से बंद पड़ा पर्यटन कारोबार पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को तो करोड़ों का नुकसान दे ही चुका है। वहीं लाखों लोगों की रोजी रोटी के लिए भी अब बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है, जिसके चलते होटल व्यवसायियों से लेकर ताजमहल पर शू कवर बेचने वाले भी ताजमहल को जल्द से जल्द खोले जाने की मांग कर रहे हैं। जिसके आंगन में हमेशा सारी दुनिया से आए और उसके चाहने वालों का हुजूम होता हो, वह आज बिल्कुल तन्हा खड़ा है। हम बात कर रहे हैं आगरा के ताजमहल की। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी समेत तमाम स्मारक बंद हैं। इन स्मारकों के बंद होने से पर्यटन उद्योग से जुड़ी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, तो वहीं हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हर साल करीब 90 लाख सैलानी यहां आते थे और टूरिज्म से लेकर चमड़ा उद्योग से लगभग 6,000 करोड़ की आमदनी आगरावासी करते थे। वहीं अगर बात की जाए ताजमहल की, तो ताजमहल आगरा की आधी आबादी को रोजी रोटी देता है। यहाँ 600 से ज्यादा होटल हैं। देश के सबसे महंगे होटल भी यही हैं, जो साल भर देशी विदेशी सैलानियों से भरे रहते थे। लेकिन आज के हालात ये हैं कि होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से चौपट हो गई है। करोड़ों की लागत से बने होटल शोपीस बनकर रह गए हैं। ईएमआई होटल संचालक बैंकों को नहीं दे पा रहे और होटलों में जो स्टाफ था वह पहले ही बहुत कम हो गया है, क्योंकि आगरा के स्मारक बंद होने के चलते सैलानी नहीं आ रहे हैं, जिससे बेरोजगारी अपने चरम पर है। जो लोग ताजमहल से जुड़कर कारोबार करते थे, वे आज मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आगरा में अकेले होटल इंडस्ट्री 500 करोड़ का बिजनेस सालाना करती है। 150 करोड़ रुपए का बिजनेस रेस्टोरेंट से होता है और 500 करोड़ रुपए का बिजनेस हैंडीक्राफ्ट से होता है। 400 करोड़ के आसपास ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोग व्यापार करते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताजमहल बंद होने से जूता पेठा के साथ साथ ताजमहल से जुड़े जितने भी उद्योग थे सभी पर फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और हजारों लोग बेरोजगारी के चलते परिवार नहीं पाल पा रहे हैं। देखिए, कब तक हालात सुधरेंगे अभी ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। जो सिचुएशन दिख रही है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ा है तो आप समझ लीजिए कि पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। कितने लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं हमारे ये टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। दूसरी चीज क्या है कि ताजमहल, लाल किला, मेन चीज यही है। जब से ये मार्च से अभी तक ये बंद चल रहा है, आप ये समझिए कि कितने 100 करोड़ों का नुकसान हुआ है, ये आकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम। और डे बाय डे बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ती जा रही है, कहीं से कोई वो नहीं मिल पा रहा है हम लोग को राहत। देखिए, मोस्टली होटल से क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत उनके फाइनेंस तो रहते हैं सारे होटल से, वो सबसे ज्यादा उनके लिए पोजीशन खराब हो रही है, क्योंकि ईएमआई उनकी जा नहीं पा रही है। प्लस नुकसान चारों तरफ से है। बिजली का बिल पूरा आ रहा है, बिजली का बिल उनको देने हैं, जो फिक्स चार्जेस हैं उसमें कोई राहत नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, ये सारी चीजें के बिलें आ रहे हैं, इसमें कोई भी राहत हम लोगों को नहीं मिल पा रही है और लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। रॉयल रेजिडेंसी के जीएम अमरुद्दीन का कहना है कि आगरा शहर का पूरा कारोबार ताजमहल पर निर्भर है। कोरोना काल के बाद से ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी समेत तमाम स्मारक पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते होटल इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। देशी विदेशी कोई सैलानी आगरा नहीं आ रहा है। बिजली का बिल होटलों का लगातार आ रहा है, जिसे देना भी पड़ रहा है। ईएमआई भी होटल संचालकों को देनी पड़ रही है। शासन प्रशासन को
पर्यटन उद्योग को पटरी से लाने के लिए जल्द से जल्द ताजमहल लाल किला खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज यह नहीं खोला गया तो अगले 6 महीने तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। ये पता नहीं कब तक रहेगी। अभी काफी दिन से रेस्टोरेंट मेरा बंद है और काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे ताजमहल भी बंद है। लाखों लोग, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके वजह से मेरा कुछ भी काम नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे आदमी को भी नौकरी नहीं मिली है। कहीं यही नौकरी ताजमहल पे करते हैं मेरे आदमी। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही करना चाहती हूँ कि ये ताजमहल खुले या फिर मेरा आदमी कुछ काम वगैरह मिले और मेरा रेस्टोरेंट वगैरह मैंने काम खोला, रोजी रोजगार चले खूब। ताजमहल पूर्वी गेट पर बने रेस्टोरेंट की संचालिका मोनिका शर्मा कहती हैं कि उनका पूरा परिवार ताजमहल पर ही निर्भर है। जब से ताजमहल बंद हुआ है तब से लोग परेशान हैं और होटल नहीं चलने से सभी परेशान हैं, क्योंकि कोई भी सैलानी नहीं आ रहा। लिहाजा सरकार को सोचना चाहिए कि अब ताजमहल से जुड़े जिनके परिवार हैं, आखिर वे रोजी रोटी कैसे चलाएं। वहीं ताजमहल पर शू कवर बेचने वाली बसंती का भी कहना है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण शू कवर बेचकर करती थी, लेकिन ताजमहल बंद होने से अब 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। लिहाजा प्रशासन से ही ताजमहल खोले जाने की उम्मीद की जा रही है। आपका नाम क्या है? बसंती। ताजमहल बंद है, आप यहाँ ताजमहल पे क्या करती थी? शू कवर बेचते भैया, शू कवर बेचते थे। हम खाने को तबाह हैं। इतनी परेशानी है कि बहुत ज़्यादा, हमें एक टाइम की रोटी भी नहीं है और सबको पता है। आगे से क्या लगता है कि मैं आरके के सामने शू कवर बेचती भैया, मरबो हो जाएगा, जाने कहाँ की मारी कहाँ चला जाएगा इंसान। और कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है। ये बता, 5 महीने से लड़की कैसे आए? रोटी रोजगार चाहिए भैया हमें तो। ये यहाँ पर तो देखो ताजमहल की वजह से 5 महीना हो गया हमारा ताजमहल बंद हो गए, करीब 190 दिन हो गए। इससे हम लोगों की रोजी रोटी पूरी चली गई है। हम लोगों को तो इतना वो हो गया कि कुछ भी नहीं है। 5 महीने में 2 रुपए का भी धंधा नहीं है। यहाँ तो इतना बेकार हो चुका है कि लोग अब परेशान है। सरकार मदद कर रही है, हम तमाम मदद कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, हमारे पास तो राशन कार्ड ही नहीं है, तो मदद मिलेगी कहाँ से? क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि ताजमहल खुल जाए और जो कुछ हो सके उतनी हमें मदद की जाए। वहीं स्थानीय दुकानदार रविंद्र गुप्ता का कहना है कि 5 महीने से ताजमहल बंद है। रोजी रोटी के लिए यहाँ हर व्यक्ति मोहताज है। राशन कार्ड भी नहीं है, जिसके चलते कि सरकारी राशन मिल जाए। अब मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ताजमहल खोल दिया जाए, जिससे कि ताजमहल से जुड़े लोग अपने परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। स्कूल कॉलेज के खुलने की सुगबुगाहट भले ही अभी शुरू ना हुई हो, लेकिन स्कूल संचालकों ने अपने स्कूलों को कोरोना मुक्त बनाए रखने की कवायदें शुरू कर दी हैं। आगरा के प्रमुख स्कूलों की संस्था अप्सा ने विद्यालयों को कोरोना मुक्त कैसे बनाए विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें हेल्थ से लेकर शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और स्कूलों में कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के पालन पर अपने सुझाव दिए। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में अप्सा से संबद्ध विद्यालयों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कोरोना महामारी के चलते विद्यालय खुलने की अवस्था में विद्यालय परिसर को कोरोना मुक्त कैसे किया जा रहा, इस विषय पर विस्तृत चर्चा व उपाय बताने के लिए अप्सा द्वारा पूर्व में भी ई टैग के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया था। सभा का संचालन करते हुए प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल की वरिष्ठ शैक्षणिक समन्वयक रूपा प्रकाश ने सबसे पहले सभी आगंतुकों का अभिनंदन किया। उन्होंने वार्ता के वक्ता हेल्थ सेट गो के वाइस प्रेसिडेंट हरदीप सिंह, ईडैक के क्लस्टर हेड संदीप होरा, ईडैक के रीजनल हेड शिवम शर्मा का संदिग्ध पूरा परिचय देते हुए कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई भयावह परिस्थितियों व दर्दनाक तथ्यों से अवगत कराया। हरदीप सिंह ने बताया किस प्रकार परिसर को वायरस मुक्त बनाया जाए। विद्यालय खुलने की स्थिति में अभिभावकों का सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि क्या मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, प्रवेश और निकास की क्या व्यवस्था होगी। विद्यालय के मुख्य शिक्षक वर्ग, शिक्षणेतर कर्मचारी, अभिभावक, छात्र हैं, इन सभी की सुरक्षा के लिए एक कोविड कमेटी बनाए, सभी को संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए,
बचाव से संबंधित सभी सामग्री स्टाफ व छात्रों के लिए उपलब्ध हो, जैसे सैनिटाइजर, साबुन आदि। आपदा की स्थिति के लिए आइसोलेशन वार्ड जैसी किसी स्थान की व्यवस्था की जाए। अस्वस्थ होने पर शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों को विद्यालय आने से रोकने के लिए सिक लीव का प्रावधान हो। सोशल मीडिया, समाचार पत्र, वेबसाइट के माध्यम से अभिभावकों में विश्वास जगाएं कि वे अपने बच्चे को भेजने को तत्पर हो सकें। हर जगह के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जाए, किस जगह का प्रयोग कैसे किया जाए। हर शिक्षक वर्ग, शिक्षणेतर कर्मचारी, सहायक कर्मचारियों के प्रोटोकॉल बनाए जाए। मेडिकल वेस्ट के निस्तारण, मास्क आदि की उचित व्यवस्था की जाए। जगह जगह संबंधित साइन बोर्ड लगाए जाएं। प्रतिदिन अभिभावक छात्रों का हेल्थ चार्ट भरकर भेजें, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रहे और अन्यथा की स्थिति में वही सही एहतियात भी बरती जा सके। अभिभावकों व छात्रों को इस विषय में पूरी जानकारी दी जाए। कक्षा अध्यापिका, अध्यापक हेल्थ फॉर्म के आधार पर हाई रिस्क वाले बच्चों के अभिभावकों को फोन के माध्यम से सूचित कर बच्चे को ले जाने की सूचना दे और उन्हें छात्र को विद्यालय न भेजने के लिए कहें। कल होना चाहिए। तो आज हम सारी सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए आज हम लोगों ने फिजिकल वर्कशॉप करी है। इसमें हरदीप सिंह जी हेल्थ एंड गो के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आए हैं, वो एक्सपर्ट हैं। उसके साथ में संदीप बोरा जी आए हुए हैं EDAC लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से। ये लोग इसमें ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं और पूरी डिटेल में आज हम लोगों को सब वर्किंग समझाएंगे। उसके बाद में फिर हम लोग जो स्कूल जैसा चाहेगा उस हिसाब से उनका एग्रीमेंट होके वो लोग आपस में इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे। लेकिन इस पर्सनल वर्कशॉप से बहुत ही उम्मीदें हैं हमें और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जब भी स्कूल खुलेंगे तो हमारे स्कूल सब तरह से सेफ होंगे। किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा स्कूल खोलते समय? मेरा नाम संदीप होरा है और मैं EDAC लर्निंग सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूं। और अभी आज हम आगरा आए हैं, जो कि आगरा प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ एसोसिएशन ने हम लोग को बुलाया है और एक अग्रीमेंट के तहत एक बात हो रही है कि कैसे हम मिल के काम कर सकते हैं और कैसे हम स्कूल्स को कोविड फ्री कर सकते हैं कि हमारे बच्चे सिक्योर रहें जब भी सरकार का आदेश आता है स्कूल खोलने का। किस तरह की तैयारी है और किस तरह से मंसूख दी जा रही है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, जानकारी दीजिए। बातों का ध्यान रखना है कि एंट्री से लेके एग्जिट तक स्कूल के जो भी व्यक्ति, बच्चे हों, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, कोई भी हो, गाड़ी हो, एक साइकिल भी अगर स्कूल के अंदर आ रही तो कैसे इंश्योर करें कि उसके द्वारा इन्फेक्शन अंदर ना आ रहा हो, क्योंकि आखिरकार सारी जिंदगी जुड़ी हुई उससे। उसको कैसे इंश्योर करना है कि हम कैसे वायरस से प्रोटेक्टेड रहें और वायरस स्प्रेड ना हो, उसके तहत ये संस्था काम कर रही है और स्कूलों को गाइड कर रही है कि कैसे आप इस वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। GS राणा ने बच्चों के आने जाने व उनकी संख्या क्या रखी जाए इसके विषय में जानकारी चाहिए। उन्होंने इस पर आने वाले खर्च के विषय में भी पूछा। हरदीप ने बताया कि हर विद्यालय के लिए छात्रों की संख्या और विद्यालय भवन के अनुरूप अलग प्रोटोकॉल हो। देखिए, स्कूल में हमेशा फर्स्ट एड का जिम्मेदारी स्कूल की होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो घर पे जाके भी अगर हो सकती है तो वो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि फर्स्ट एड की जिम्मेदारी स्कूल की है कि प्रारंभिक जो भी प्रॉब्लम है वो स्कूल करता है। लेकिन अब जैसे कोविड जैसी बीमारी तो ऐसी नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाए, उसके लिए तो फिर आइसोलेशन और तमाम चीज़ें हैं, तो उसमें तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ डायग्नोज होती है तुरंत तो स्कूल का रोल है कि वो उसको सही परिणाम तक पेरेंट्स को पूरा अवेयर करें और उसको सही अंजाम दे पाए। प्रांजल शर्मा ने जानना चाहा कि बच्चा कोई भी व्यक्ति कितने समय तक मास्क का प्रयोग कर सकता है। मास्क का लगातार 5 से 6 घंटे का प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। दीपिका त्यागी ने संस्था के सरकार के सर्टिफिकेशन के विषय में पूछा। हरदीप सिंह ने बताया कि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी संस्था को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। संस्था अभी तक किसी भी विद्यालय परिसर के लिए 1.25 लाख अभी तक लेती आ रही है। अप्सा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि उनके आग्रह पर अप्सा से संबद्ध विद्यालयों के लिए एक बार एक मुश्त 90,000 खर्चा आएगा, जिसका पार्ट पेमेंट किया जा सकता है। अगर इनका कार्य अच्छा रहेगा तो सभी अप्सा सदस्य इसे अपनाएंगे। विद्यालय के खुलने से पूर्व ही विद्यालय के लिए SOP करवानी होगी, जिससे सभी अप्सा से संबद्ध
विद्यालय उचित लाभ पा सकें। बिल्कुल होगा, क्योंकि स्कूल जो फुल स्ट्रेंथ पे चलते थे अभी तक, वो ऑब्वियसली अब नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग तो एक बहुत ही बड़ा ज़रूरी एक स्टेप होगा इस दिशा में। और जो सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा और एक ही और उसको फेजेस में या तो लगाएंगे या तो फेज में 2 शिफ्ट में स्कूल लगेगा या ऑल्टरनेट डे के बेसिस पे स्कूल लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों की स्ट्रेंथ क्लासरूम में कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और बच्चे सेफली घर से आके स्कूल में पढ़ाई करके और सेफली अपने सुरक्षित घर वापस जा सके। सो दैट के बच्चे यहाँ पे सेफ्टी से आए और बिना कोविड की किसी तरीके से नुकसान हुए अपने आप को पढ़ाई करते रहें। उसके लिए हमारे बच्चों को भी, हमारे टीचर्स को भी, हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे स्टाफ को भी, सभी को जागरूक होना पड़ेगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ये एजेंसी दिल्ली से आई हुई है और इन्होंने काफ़ी स्कूल्स ऑलरेडी कर रहे हैं, उससे पहले भी हेल्थ सेक्टर में थे ये। तो हम समझते हैं कि अगर हम इनकी राय लेके कुछ काम करेंगे और एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्लस विद दी एक्सेप्टेंस ऑफ दी पेरेंट्स और दी चिल्ड्रन और दी स्टाफ, सब लोग जब राजी होंगे, जैसे ही गवर्नमेंट कहती है उस तरीके से हम ग्रेजुअली जैसा सिस्टम आता है उस तरीके से स्कूल खोलने के लिए अपने आप को कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस लेवल पे जा सकें कि हम स्कूल स्मूथली खोल सकें और हम एक सेफ्टी मेजर्स के साथ चल सकें। अप्सा के सभी सदस्यों के लिए आगे बढ़कर प्रयास करने के लिए डॉक्टर सुशील गुप्ता को धन्यवाद दिया। अप्सा बहुमूल्य समय देने के लिए उन्होंने मीडिया के सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उन्होंने मीडिया के सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया। भगवान श्री राम कृष्ण की वंदना के साथ गूंजे देशभक्ति के तराने। स्वाधीनता दिवस के मौके पर देशभक्ति के तरानों के साथ भगवान श्री कृष्ण भक्ति धारा प्रवाहित हुई। वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन जश्न आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नामचीन गायकों, कवियों ने अपनी लाइव प्रस्तुतियां दी। स्वाधीनता दिवस के मौके पर देशभक्ति के तरानों के साथ भगवान श्री कृष्ण और श्री राम भक्ति धारा प्रभावित हुई। वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन जश्न आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नामचीन गायकों, कवियों ने अपनी लाइव प्रस्तुतियां दी। सारे जगत को सुखी हो बनाए, सारे जगत को सुखी हो बनाए, स्वयं देवी सबको अमृत पिलाए, स्वयं देवी सबको अमृत पिलाए, तभी तो महादेव बोले महादेव, तभी तो महादेव बोले महादेव। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्थापिका अध्यक्ष प्रतिभा जिंदल ने सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी और संस्था का परिचय दिया। मुख्य आकर्षण रही कथक नृत्यांगना काजल शर्मा इंग्लैंड से लाइव थी। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि स्वाधीनता दिवस पर समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। उन्होंने नजीर की रचना कन्हैया का बालपन भी सस्वर सुनाया। तो ये कैटेगरीज 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि प्रतिभा जी ने बताया। मां यशोदा की प्रस्तुति की विजेता हैं श्वेता अग्रवाल, जिनका कोड नंबर है 05 और जिन्हें 2052 लोगों ने देखा। तो बहुत बहुत बधाई। तो श्वेता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और देशभक्ति के तराने की विजेता हैं जूही तिवारी जी, जिनका कोड नंबर है 04 और जिन्हें 1301 लोगों ने देखा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि काजल शर्मा ने ही 15 दिनों से चली आ रही मां यशोदा प्रतियोगिता व देशभक्ति के तरानों के विजेताओं के नाम भी घोषित किए। मां यशोदा की विजेता रही आगरा की श्वेता अग्रवाल को सम्मानित किया गया। देशभक्ति पर नृत्य में विजेता रही आगरा की नाम्या अग्रवाल व देशभक्ति के गीत में विजेता रही आगरा की जूही तिवारी को भी पुरस्कृत किया गया। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ।
विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश है। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र-छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की ताजा खबरों पर। हिंदू जागरण मंच ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए सोमवार को 55 युवाओं को अपने संगठन में शामिल किया। मुरारीलाल सिकरवार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी युवाओं ने हिंदू जागरण मंच में अपनी आस्था दिखाते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। हिंदू जागरण मंच ने सोमवार को अपने संगठन का विस्तार करते हुए करीब 55 युवाओं को हिंदू जागरण मंच में शामिल किया। राष्ट्रीय रक्षक के रूप में शामिल युवाओं ने हिंदू जागरण मंच हिंदुत्व में आस्था व्यक्त की। वहीं हिंदू जागरण मंच से जुड़े संगठन को मजबूत करने की भी युवाओं ने बात कही। खेरागढ़ तहसील के अहिला गांव में मुरारीलाल सिकरवार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को फूलमाला पहनाते हुए इनका स्वागत सम्मान किया गया। क्या नाम है? मैं राजेश खुराना, जिला उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच ब्रज प्रांत आगरा। क्या कार्यक्रम लगा है? आज जो कार्यक्रम था वो हम लोग हिंदू जागरण मंच की तरफ से ग्राम खेरागढ़ में अहिला गांव में गए थे और वहां पे हमने मुरारीलाल जी को अपने मंच के साथ जोड़ा और कई सदस्य और साथ में जोड़े और हमने कल 18 तारीख शाम 6:30 बजे हिंदू जागरण मंच में श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के अनुमोदन का निवेदन किया और सबसे आह्वान किया कि सब कल जुड़ें। और आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार खेरागढ़ तहसील के अहिला ग्राम पंचायत में हम लोगों का कार्यक्रम रहा। उसमें 55 युवाओं को हिंदू जागरण मंच के में शामिल किया राष्ट्र रक्षकों के रूप में और सभी युवाओं में काफ़ी जोश था। सब लोगों ने हम लोगों का बहुत ही भव्य स्वागत किया उन्होंने और सबों ने हिंदू जागरण मंच और हिंदुत्व में आस्था व्यक्त किया। हम लोगों ने उन्हें शामिल किया और मेन मुख्य वहाँ जाने का और गांव-गांव जाने का एक ही आज मकसद ये रहा कि कल दिनांक 18/8/2020 साय 6:30 बजे भारत के यशस्वी पत्रकार और हिंदुत्व के पुरोधा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का हिंदू जागरण मंच ब्रज प्रांत पेज से लाइव होने वाला है। उसको सुनने के लिए प्रेरित किया। बता दें हिंदू जागरण मंच अपने पेज पर 18 अगस्त मंगलवार को शाम 6:30 बजे भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का उद्बोधन संदेश प्रसारित करने जा रहे हैं। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम में खेरागढ़ के महिला ग्राम के प्रधान, ग्राम के सरपंच, हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष राजेश खुराना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा किस तरह से अय्याशी का अड्डा बनती जा रही है, इसका एक उदाहरण मथुरा के कोतवाली इलाके में देखने को मिला, जहां पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान एक स्पा सेंटर से देह व्यापार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
थाना कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर अंतर्गत हाईवे प्लाजा के निकट मोती मंजिल कॉम्प्लेक्स में यूनिसेफ स्पा सेंटर की आड़ में किया जा रहा वैश्यावृत्ति का धंधा, जहां से पुलिस ने 2 युवती सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर इस देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया। मथुरा पुलिस द्वारा ये छापेमार कार्यवाही की गई, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में कृष्णा नगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे प्लाजा के निकट मोती मंजिल कॉम्प्लेक्स में यूनिसेफ स्पा सेंटर की आड़ में वैश्यावृत्ति के काम को किया जा रहा था। जी सर, मोती मंजिल का क्या मामला है? आज दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा एक इमोरल ट्रैफिकिंग की सूचना पर यूनिसेक्स मयूरा स्पा सेंटर के नाम से संचालित हो रहा था। वहां पर इनके द्वारा छापेमारी की गई तो देह व्यापार से संबंधित वहां पर प्रकरण होता हुआ पाया गया। इस पर पुलिस के द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उस स्पा सेंटर का जो संचालक है वह भी शामिल है। वहीं मुखबिर की सूचना पर सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह ने सदर कोतवाली इंस्पेक्टर व हाईवे थाना इंस्पेक्टर के साथ छापे मारकर मौके से 3 युवक 2 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में मुकदमे से संबंधित हथियारों को नष्ट कराया गया। जो भी हथियार मुकदमा में संबंधित होते थे उन्हें सदर मालखाना कलेक्ट्रेट में जमा कराया जाता था, जिसकी नष्टीकरण की न्यायालय से अनुमति लेकर कार्यवाही की गई। आगरा में मुकदमा से संबंधित हथियारों को नष्ट कराया गया। जो भी हथियार मुकदमे में संबंधित होते थे उन्हें सदर मालखाना कलेक्ट्रेट में जमा कराया जाता था। अब इनकी संख्या ज्यादा हो गई है, तो इसके बाद न्यायालय से अनुमति ली और नष्टीकरण की कार्यवाही कलेक्ट्रेट परिसर में की गई। आने के उपरांत आज नष्टीकरण की जो है कार्रवाई चल रही है। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में एडी साहब, जेडी प्रोसिक्यूशन साहब अपने निगरानी में जो कमेटी बनी हुई है उनके देख रेख में 2392 आर्म्स एक्ट के जो माल हैं उनका नष्टीकरण की कार्रवाई यहाँ चल रही है। और इसके उपरांत पुनः जो है फिर एक बार हम लोग अभियान चलाएंगे और जो भी मुकदमे हमारे निर्णित हो चुके हैं जिसके माल सदर मालखाना में जमा है उनको भी नष्ट करने की कार्रवाई करेंगे। ये एक बड़ी कार्रवाई काफी दिनों बाद जनपद आगरा में की जा रही है। मैं इसके लिए प्रोसिक्यूशन की टीम को बधाई देता हूं। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि मुकदमों से संबंधित 2392 हथियारों की नष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। हथियारों में उन्हें शामिल किया गया है जिनके मुकदमों का निर्णय हो चुका है। साथ ही इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी की निगरानी में इन हथियारों का नष्टीकरण कराया गया। बाहा तहसील में स्थित गांधी चबूतरे के अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। दरअसल आपको बताते चले, जिला पंचायत द्वारा गांधी चबूतरे के पास जमीन को आवंटित किया गया। वहीं इस आवंटित जगह पर निर्माण कार्य भी शुरू किया गया, जिससे गुस्साए कांग्रेसी गांधी चबूतरे को बचाने के लिए धरने पर बैठ गए। बाहा तहसील में स्थित गांधी चबूतरे के अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस धरने पर बैठ गई। दरअसल आपको बताते चले कि जिला पंचायत द्वारा गांधी चबूतरे के पास जमीन को आवंटित कर दिया गया। वहीं इस आवंटित जगह पर निर्माण कार्य भी शुरू किया गया, जिससे गुस्साए कांग्रेसी गांधी चबूतरे को बचाने के लिए धरने पर बैठ गए। सरकार को चाहिए कि ऐसे स्थलों का सौंदर्यीकरण कराया जाए। सौंदर्यीकरण के अलावा यहाँ कुछ भूमाफियाओं ने इसको गलत तरीके से इस जगह को कब्जा लिया है, बैनामा करा लिया है, दुकानें आवंटित करवा दी हैं। तो हमारी मांग है सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि इस गांधी चबूतरे को ध्वस्त न किया जाए, और अगर ध्वस्त करते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। बाहा की जनता ईंट से ईंट बजाएगी। वहीं धरने के बाद 2 दर्जन से अधिक कांग्रेसियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप चबूतरे के पास निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने की मांग की है। आगरा थाना फतेहपुर सीकरी के शाही तालाब में युवक की डूबने से मौत हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीटू नामक युवक की लाश को तालाब से बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आगरा थाना फतेहपुर सीकरी के शाही तालाब में युवक के डूबने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सभी ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे के समीप तालाब की तरफ दौड़ लगा दी। वहीं युवक टीटू के तालाब में डूबने की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद तालाब में डूबे टीटू नामक युवक की लाश को बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून प्राइम टाइम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की खास खबरों। लॉकडाउन के दौरान बिल माफी को लेकर आंदोलन कर रहे बाल योगी लव पंडित को प्रदर्शन से पहले पुलिस ने लिया हिरासत में। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। प्रदर्शन के महज चंद घंटे पहले आगरा प्रशासन ने बाल योगी को किया पाबंद। 20 लाख से पाबंद किए जाने पर उठे सवाल। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने मुख्यमंत्री से बेटी के ससुरालियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। वहीं आगरा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। 5 महीने से बंद पड़े पर्यटन कारोबार से करोड़ों का हो रहा नुकसान, तो वहीं लाखों लोग रोज हो रहे बेरोजगार। कलेक्ट्रेट परिसर में मुकदमे से संबंधित हथियारों को किया गया नष्ट। न्यायालय से अनुमति लेने के बाद की गई कार्यवाही। हिंदू जागरण मंच ने किया अपने संगठन का विस्तार। 55 युवाओं को किया हिंदू जागरण मंच में शामिल। स्कूलों को कोरोना मुक्त बनाए जाने के लिए शुरू हुई कवायद। अप्सा ने सेमिनार का आयोजन कर स्कूलों को कोरोना मुक्त बनाए जाने पर की चर्चा। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था वैश्यावृत्ति का गोरख धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवती सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मथुरा कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर हाईवे प्लाजा का मामला। वहां तहसील में स्थित गांधी चबूतरे के अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेसी बैठे धरने पर। गांधी चबूतरे के पास निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने की कर रहे हैं मांग।
फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे के समीप शाही तालाब में डूबा युवक, गोताखोरों ने युवक के शव को निकाला बाहर, परिवार में मचा कोहराम। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी का टोरंट के खिलाफ आंदोलन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने कोठी मीना बाजार और बाबा के आश्रम को छावनी बना दिया। पुलिस अधिकारियों ने बाबा बाल योगी को नजरबंद कर हिरासत में ले लिया और समर्थकों को आश्रम पर भटकने तक नहीं दिया। इस दौरान समर्थकों ने जबरदस्त नारेबाजी भी की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के 3 महीने के लॉकडाउन के दौरान आने वाले बिजली के बिल माफ करने के लिए गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल योगी ने ऐलान किया था। हालांकि इस मामले में निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरंट पावर के खिलाफ बाबा बाल योगी ने हाई कोर्ट में PIL भी दाखिल की हुई है। इसके बावजूद भी निजी बिजली प्रदाता कंपनी ने लॉकडाउन के अंतर्गत आने वाले 3 माह के बिजली के बिल को ना ही माफ किया और ना ही किसी तरह की रियायत दी। यही कारण है कि गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी ने सोमवार को कोठी मीना बाजार में जनता से जुटने का आह्वान किया था। बाबा बाल योगी के आह्वान के 24 घंटे पहले ही जिला प्रशासन ने बाबा बाल योगी को पाबंद कर दिया और सोमवार को बाबा के साथ समर्थक बवाल ना करें, इसको लेकर कोठी मीना बाजार मैदान को छावनी में तब्दील कर दिया। कई थानों का पुलिस बल PSC कोठी मीना बाजार मैदान पर तैनात नजर आ रही थी। सुबह से ही पुलिस अधिकारी बाबा बाल योगी को खोज रहे थे। सूचना मिली कि योगी अपने आश्रम पर पहुंच गए हैं। पुलिस बल आश्रम की ओर दौड़ने लगा और मौके पर कई थानों के पुलिस बल ने टोरंट के खिलाफ आंदोलन करने वाले बाबा बाल योगी को नजरबंद कर हिरासत में ले लिया। आपको पुलिस ने क्या कहना चाहिए? हम बस इतना कहना चाहते हैं सर, देश में पहली बार कोई संकट आया है। किसी को कमाने का अधिकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, और जनता ने नहीं कमाया है, जमा पूंजियों को खर्च कर दिया है। ऐसे में तुम अगर उसकी लाइट काटोगे ना तो वो तुम्हें ऐसी बददुआ देगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैंने कभी पब्लिक से नहीं कहा कि आप आओ मेरी मदद करो। मैंने एक छोटे से टोरेंट के कार्यालय से लेकर के और मैंने हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी वहाँ PIL पेंडिंग पड़ी हुई है और PIL पर सुनवाई चल रही है। आज हाई कोर्ट खुला है, हम वहीं से लड़ेंगे, वहीं से जीतेंगे। लेकिन इस बीच में टोरेंट पावर कंपनी को जब तक महामारी चले तब तक लाइट काटने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और आप सभी का बिल आया है, यहाँ नहीं आया है, लेकिन सबका पूरे आगरा का आया है। एक प्राइवेट कंपनी जो शोषण कर रही है। निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरंट पावर के खिलाफ आंदोलन करने वाले गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल योगी लव पंडित का कहना था कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में 3 माह के कार्यकाल में जब दुकान, मॉल, जिम, स्टेडियम, मार्केट पूरी तरह से बंद रहे तो ऐसे में आगरा का व्यापारी बिजली का बिल कैसे दे पाएगा। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरंट की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठाया और जिला प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया है। जैसे ही बाल योगी गिरफ्तारी की सूचना उनके समर्थकों को मिली तो समर्थकों में आक्रोश फैल गया। दर्जनों की संख्या में गरीब सेना के कार्यकर्ता बाबा के आश्रम पहुंच गए। पुलिस प्रशासन के सामने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया गया। मुझको पाबंद कर दिया है, एक साथ 16 में पाबंद किया है। कितने 20-20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए से मुझको पाबंद किया जमानत से। बताइए, जिस पर रोटी का इंतजाम नहीं है वो आदमी 40 लाख से पाबंद किया। इसलिए आज हम लोग कोठी मीना बाजार मैदान पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मुझको नहीं पहुंचने दिया गया। मुझको गिरफ्तार कर लिया है। मेरे लोग काफी हजारों की संख्या में वहां पहुंचे कोठी मीना बाजार, वहां लेकिन पुलिस ने उनको नहीं रोकने दिया है। कोई बात नहीं साथियों, मुझे अगर गिरफ्तार होकर जेल भी भेजा जाता है तो हम जैसे लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आजादी पाने के लिए 7,32,510 क्रांतिकारियों को अपना जीवन देना पड़ा और यह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही टोरंट पावर काम कर रही है। हो सकता है कि यहाँ भी 7,32,000 क्रांतिकारियों को जीवन देना पड़े। मैं पहला तैयार हूँ और जब तक नहीं मानूंगा, जब तक लॉकडाउन अवधि का बिल नहीं माफ होगा। कृपया आप बिल ना दें। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी लाइट नहीं कटनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके समर्थकों के साथ नारेबाजी की सूचना पर क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस पूरी तैयारी के साथ यहां मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि धारा 144 को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में टोरंट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बाल योगी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। बिजली के बिल को लेकर प्रदर्शन था बाबा बाल योगी जी का, और उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। जो भी उनकी मांगे हैं उससे
वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखकर उसको जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। हम लोग हमेशा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार कि इस तरह से भीड़भाड़ न लगाए, और यही प्रयास हमेशा से रहा है कि बीमारी को देखते हुए इस तरह के धरना प्रदर्शन न करें। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे। पल पल इस मामले की अपडेट पुलिस अधिकारी ले रहे थे। जहां बाल योगी अपने समर्थकों को शांत करने लगे तो तब कहीं जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। ताज नगरी आगरा में एक मामले में जिला प्रशासन आगरा का दोहरा चरित्र सामने आया है। निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करने वाले गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी को जिला प्रशासन ने 20 लाख रुपए से पाबंद कर दिया है, जो अब तक ताज नगरी आगरा में पहली बार देखा गया। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी को जिला प्रशासन ने क्यों किया 20 लाख में पाबंद, आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। धारा 144 का मतलब होता है एक स्थान पर 4 से अधिक ज्यादा लोग बिना अनुमति के खड़े ना हो और ना ही एकत्रित हों। दरअसल लॉकडाउन के अंतर्गत धारा 144 को पूरे प्रदेश के अंतर्गत लागू किया गया है। धारा 144 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन करने, आंदोलन करने की कोई अनुमति नहीं है। ऐसे में ताजनगरी आगरा में बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट पावर के खिलाफ बाबा बाल योगी ने आंदोलन का ऐलान किया था। टोरेंट पावर के खिलाफ बाल योगी के इस ऐलान से जिला प्रशासन आगरा रविवार को ही हरकत में आ गया था और जिला प्रशासन आगरा ने आंदोलन का ऐलान करने वाले बाल योगी को 20 लाख रुपए के निजी मुचलके पर पाबंद कर दिया था। गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल योगी को जिला प्रशासन ने 20 लाख रुपए के निजी मुचलके पर पाबंद किया है, जबकि इससे पूर्व जिला प्रशासन आगरा में धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लोगों को महज 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए तक की पाबंदी की कार्रवाई करता आ रहा है। कानून के जानकारों के मुताबिक 20 लाख रुपए की पाबंदी की धनराशि बहुत अधिक है। ऐसे में अगर 20 लाख रुपए का निजी मुचलका बाबा बाल योगी को नहीं मिला तो जान आफत में आ सकती है। आंदोलन का ऐलान करने वाले बाबा बाल योगी के खिलाफ भविष्य में जिला प्रशासन आगरा नोटिस और सम्मन की कार्रवाई भी तामील करा सकते हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक मोटी धनराशि से पाबंद करना यानी भविष्य में आंदोलनकर्ता को सबक सिखाना है। जिला प्रशासन के द्वारा 20 लाख की पाबंदी कार्रवाई से कानून के जानकार जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और इसे जिला प्रशासन का दोहरा चरित्र बता रहे हैं। पर अब देखना होगा इस मामले में जिला प्रशासन का अगला एक्शन क्या होता है। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने डॉक्टर एससी अग्रवाल की पत्नी और बड़े बेटे सहित उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। डॉक्टर नरेश मंगला ने आगरा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। दहेज हत्या के आरोप में घिरे डॉक्टर एससी अग्रवाल की पत्नी और बड़े पुत्र सहित उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की मांग डॉक्टर नरेश मंगला ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से की है। इतना ही नहीं, डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने आगरा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की कार्यप्रणालियों पर सवालिया निशान भी लगा दिए हैं। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने साफ तौर पर कहा कि आगरा के सभी बड़े पुलिस अधिकारी मेरी बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। यही वजह है कि इस जांच को बड़े पुलिस अधिकारी प्रभावित कर रहे हैं। एक स्वयं के बयान सीओ सदर द्वारा नहीं लिए गए हैं, ना ही मुझे आज तक कोई भी फोटोज उनके हॉस्पिटल में लगे हुए कैमरों की रिकॉर्डिंग या घर में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग बार बार मांगने के बाद दी गई। मुझे लगता है इस जांच को पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी प्रभावित करने में लगे हैं। मेरा मानना है मुझे आगरा में कभी न्याय नहीं मिलेगा। वहीं डॉक्टर नरेश मंगला ने साफ तौर पर कहा कि दीप्ति के ससुराल वाले बार बार रुपयों की मांग कर रहे थे। दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने साफ तौर पर कहा, मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। मून टीवी से खास बातचीत में डॉक्टर नरेश मंगला ने पुलिस प्रशासन और डॉक्टर एससी अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, महिला आयोग को एवं कई जगह पर पत्र लिखकर ये गुजारिश की है कि किसी भी तरीके से मेरे को न्याय दिलाया जाए। मेरी जांच को कहीं दूसरे रीजन में, जिले में स्थानांतरित कर दिया जाए या एसआईटी या सीबीआई या
अन्य किसी जांच एजेंसी, प्रभावशाली जांच एजेंसी से जांच कराई जाए, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के भाई भी इस घटनाक्रम के बाद बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के भाई ने भी इस मामले में उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है डॉक्टर दीप्ति मंगला को न्याय दिलाने के लिए अब डॉक्टर नरेश मंगला, आगरा सहित मथुरा, कोसीकला के कई संगठन भी साथ में आ गए हैं। हमारी बहन तो चली गई, वो तो नहीं आएगी, लेकिन उसे पूरा न्याय मिले ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा हमारे डॉक्टर समाज से, जो कि आगरा के डॉक्टर समाज जो कि उनका साथ दे रहे हैं। मैं उनसे कोई बैर नहीं है मेरा कोई, ठीक है, लेकिन आप हमारी जगह अपने आप को रख कर देखिए, आपको समझ में आएगा हमारी व्यथा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी बेटियां नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप हमारी जगह रख कर देखिए अपने आप, समझ में आएगा आपको कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। आप साथ नहीं दे सकते तो कम से कम जस्टिस का वेट तो कर सकते हैं। आप साथ देकर तो जितना दोषी वो हैं उतना दोषी आप भी बन रहे हैं। हत्याकांड के हत्यारोपी डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल के पिता डॉक्टर नरेश मंगला ने हिंदूवादी संगठनों से संपर्क साधा है। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी ने डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब हिंदूवादी संगठन रणनीति तैयार कर रहा है, तो वहीं कोसीकला के जनपद मथुरा में भी डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल के खिलाफ डॉक्टर नरेश मंगला ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आ पाता है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 2.5 माह बीतने को है, लेकिन पर्यटन जगत पर आज भी लॉकडाउन चल रहा है। पिछले 5 महीने से बंद पड़ा पर्यटन कारोबार पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को तो करोड़ों का नुकसान दे ही चुका है। वहीं लाखों लोगों की रोजी रोटी के लिए भी अब बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है, जिसके चलते होटल व्यवसायियों से लेकर ताजमहल पर शू कवर बेचने वाले भी ताजमहल को जल्द से जल्द खोले जाने की मांग कर रहे हैं। जिसके आंगन में हमेशा सारी दुनिया से आए और उसके चाहने वालों का हुजूम होता हो, वह आज बिल्कुल तन्हा खड़ा है। हम बात कर रहे हैं आगरा के ताजमहल की। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी समेत तमाम स्मारक बंद हैं। इन स्मारकों के बंद होने से पर्यटन उद्योग से जुड़ी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, तो वहीं हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हर साल करीब 90 लाख सैलानी यहां आते थे और टूरिज्म से लेकर चमड़ा उद्योग से लगभग 6,000 करोड़ की आमदनी आगरावासी करते थे। वहीं अगर बात की जाए ताजमहल की, तो ताजमहल आगरा की आधी आबादी को रोजी रोटी देता है। यहाँ 600 से ज्यादा होटल हैं। देश के सबसे महंगे होटल भी यही हैं, जो साल भर देशी विदेशी सैलानियों से भरे रहते थे। लेकिन आज के हालात ये हैं कि होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से चौपट हो गई है। करोड़ों की लागत से बने होटल शोपीस बनकर रह गए हैं। ईएमआई होटल संचालक बैंकों को नहीं दे पा रहे और होटलों में जो स्टाफ था वह पहले ही बहुत कम हो गया है, क्योंकि आगरा के स्मारक बंद होने के चलते सैलानी नहीं आ रहे हैं, जिससे बेरोजगारी अपने चरम पर है। जो लोग ताजमहल से जुड़कर कारोबार करते थे, वे आज मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आगरा में अकेले होटल इंडस्ट्री 500 करोड़ का बिजनेस सालाना करती है। 150 करोड़ रुपए का बिजनेस रेस्टोरेंट से होता है और 500 करोड़ रुपए का बिजनेस हैंडीक्राफ्ट से होता है। 400 करोड़ के आसपास ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोग व्यापार करते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताजमहल बंद होने से जूता पेठा के साथ साथ ताजमहल से जुड़े जितने भी उद्योग थे सभी पर फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और हजारों लोग बेरोजगारी के चलते परिवार नहीं पाल पा रहे हैं। देखिए, कब तक हालात सुधरेंगे अभी ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। जो सिचुएशन दिख रही है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ा है तो आप समझ लीजिए कि पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। कितने लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं हमारे ये टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। दूसरी चीज क्या है कि ताजमहल, लाल किला मेन चीज यही है। जब से ये मार्च से अभी तक ये बंद चल रहा है, आप ये समझिए कि कितने 100 करोड़ों का नुकसान हुआ है, ये आकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम। और डे बाय डे बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ती जा रही है, कहीं से कोई वो नहीं मिल पा रहा है हम लोग को राहत। देखिए, मोस्टली होटल से क्या होते हैं कि थोड़ा बहुत उनके फाइनेंस तो रहते ही हैं सारे होटल से, वो सबसे ज्यादा उनके लिए पोजीशन खराब हो रही है, क्योंकि ईएमआई उनकी जा नहीं पा रही है।
प्लस नुकसान चारों तरफ से है। बिजली का बिल पूरा आ रहा है, बिजली का बिल उनको देने ही देना है, जो फिक्स चार्जेस हैं उसमें कोई राहत नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, ये सारी चीजें के बिलें आ रहे हैं, इसमें कोई भी राहत हम लोगों को नहीं मिल पा रही है और लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। रॉयल रेजिडेंसी के जीएम अमरुद्दीन का कहना है कि आगरा शहर का पूरा कारोबार ताजमहल पर निर्भर है। कोरोना काल के बाद से ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी समेत तमाम स्मारक पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते होटल इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। देशी विदेशी कोई सैलानी आगरा नहीं आ रहा है। बिजली का बिल होटलों का लगातार आ रहा है, जिसे देना भी पड़ रहा है। ईएमआई भी होटल संचालकों को देनी पड़ रही है। शासन प्रशासन को पर्यटन उद्योग को पटरी से लाने के लिए जल्द से जल्द ताजमहल, लाल किला खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज यह नहीं खोला गया तो अगले 6 महीने तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। ये पता नहीं कब तक रहेगी। अभी काफी दिन से रेस्टोरेंट मेरा बंद है और काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे ताजमहल भी बंद है। लाखों लोग, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके वजह से मेरा कुछ भी काम नहीं है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे आदमी को भी नौकरी नहीं मिली है कहीं। यही नौकरी ताजमहल पे करते हैं मेरे आदमी। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही करना चाहती हूँ कि ये ताजमहल खुले या फिर मेरे आदमी कुछ काम वगैरह मिले और मेरा रेस्टोरेंट वगैरह मैंने काम खोला, रोजी रोजगार चले खूब। ताजमहल पूर्वी गेट पर बने रेस्टोरेंट की संचालिका मोनिका शर्मा कहती हैं कि उनका पूरा परिवार ताजमहल पर ही निर्भर है। जब से ताजमहल बंद हुआ है तब से लोग परेशान हैं और होटल नहीं चलने से सभी परेशान हैं, क्योंकि कोई भी सैलानी नहीं आ रहा। लिहाजा सरकार को सोचना चाहिए कि अब ताजमहल से जुड़े जिनके परिवार हैं, आखिर वे रोजी रोटी कैसे चलाएं। वहीं ताजमहल पर शू कवर बेचने वाली बसंती का भी कहना है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण शू कवर बेचकर करती थी, लेकिन ताजमहल बंद होने से अब 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। लिहाजा प्रशासन से ही ताजमहल खोले जाने की उम्मीद की जा रही है। आपका नाम क्या है? बसंती। ताजमहल बंद है, आप यहाँ ताजमहल पे क्या करती थी? शू कवर बेचते भैया, शू कवर बेचते थे। हम खाने को तबाह हैं। इतनी परेशानी है कि बहुत ज्यादा, हमें एक टाइम की रोटी भी नहीं है और सबको पता है। आगे से क्या लगता है कि मैं आरके के सामने शू कवर बेचती रही है, मर वो हो जाएगा जाने कांकी मारी कहाँ चला जाएगा इंसान। और कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है। ये बता 5 महीने से लड़की कैसे आए? रोटी रोजगार चाहिए भैया हमें तो। ये यहाँ पर तो देखो ताजमहल की वजह से 5 महीना हो गया हमारा ताजमहल बंद हो गए, करीब 190 दिन हो गए। इससे हम लोगों की रोजी रोटी पूरी चली गई है। हम लोगों को तो इतना वो हो गया कि कुछ भी नहीं है। 5 महीने में 2 रुपए का भी धंधा नहीं है। यहाँ तो इतना बेकार हो चुका है कि लोग वहाँ परेशान है। सरकार वादी कर रही है, हम तमाम मदद कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, हमारे पास तो राशन कार्ड ही नहीं है, तो मदद मिलेगी कहाँ से? क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि ताजमहल खुल जाए और जो कुछ बचे हो सके उतनी हमें मदद की जाए। वहीं स्थानीय दुकानदार रविंद्र गुप्ता का कहना है कि 5 महीने से ताजमहल बंद है। रोजी रोटी के लिए यहाँ हर व्यक्ति मोहताज है। राशन कार्ड भी नहीं है, जिसके चलते कि सरकारी राशन मिल जाए। अब मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ताजमहल खोल दिया जाए, जिससे कि ताजमहल से जुड़े लोग अपने परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। स्कूल कॉलेज के खुलने की सुगबुगाहट भले ही अभी शुरू ना हुई हो, लेकिन स्कूल संचालकों ने अपने स्कूलों को कोरोना मुक्त बनाए रखने की कवायदें शुरू कर दी हैं। आगरा के प्रमुख स्कूलों की संस्था अप्सा ने विद्यालयों को कोरोना मुक्त कैसे बनाए विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें हेल्थ से लेकर शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और स्कूलों में कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के पालन पर अपने सुझाव दिए। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में अप्सा से संबद्ध विद्यालयों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कोरोना महामारी के चलते विद्यालय खुलने की अवस्था में विद्यालय परिसर को कोरोना मुक्त कैसे किया जा रहा, इस विषय पर विस्तृत चर्चा व उपाय बताने के लिए अप्सा द्वारा पूर्व में भी ई टैग के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया था। सभा का संचालन करते हुए प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल की वरिष्ठ शैक्षणिक समन्वयक रूपा प्रकाश ने सबसे पहले सभी आगंतुकों का अभिनंदन किया। उन्होंने वार्ता के वक्ता हेल्थ सेट गो के वाइस प्रेसिडेंट हरदीप सिंह, ईडैक के क्लस्टर हेड संदीप होरा, ईडैक के रीजनल हेड शिवम शर्मा का
पूरा परिचय देते हुए कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई भयावह परिस्थितियों व दर्दनाक तथ्यों से अवगत कराया। हरदीप सिंह ने बताया किस प्रकार परिसर को वायरस मुक्त बनाया जाए। विद्यालय खुलने की स्थिति में अभिभावकों का सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि क्या मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, प्रवेश और निकास की क्या व्यवस्था होगी। विद्यालय के मुख्य शिक्षक वर्ग, शिक्षणेतर कर्मचारी, अभिभावक, छात्र हैं, इन सभी की सुरक्षा के लिए एक कोविड कमेटी बनाए, सभी को संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, बचाव से संबंधित सभी सामग्री स्टाफ व छात्रों के लिए उपलब्ध हो, जैसे सैनिटाइजर, साबुन आदि। आपदा की स्थिति के लिए आइसोलेशन वार्ड जैसी किसी स्थान की व्यवस्था की जाए। अस्वस्थ होने पर शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों को विद्यालय आने से रोकने के लिए सिक लीव का प्रावधान हो। सोशल मीडिया, समाचार पत्र, वेबसाइट के माध्यम से अभिभावकों में विश्वास जगाएं कि वे अपने बच्चे को भेजने को तत्पर हो सकें। हर जगह के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जाए, किस जगह का प्रयोग कैसे किया जाए। हर शिक्षक वर्ग, शिक्षणेतर कर्मचारी, सहायक कर्मचारियों के प्रोटोकॉल बनाए जाए। मेडिकल वेस्ट के निस्तारण, मास्क आदि की उचित व्यवस्था की जाए। जगह जगह संबंधित साइन बोर्ड लगाए जाएं। प्रतिदिन अभिभावक छात्रों का हेल्थ चार्ट भरकर भेजें, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रहे और अन्यथा की स्थिति में वही सही एहतियात भी बरती जा सके। अभिभावकों व छात्रों को इस विषय में पूरी जानकारी दी जाए। कक्षा अध्यापिका, अध्यापक हेल्थ फॉर्म के आधार पर हाई रिस्क वाले बच्चों के अभिभावकों को फोन के माध्यम से सूचित कर बच्चे को ले जाने की सूचना दे और उन्हें छात्र को विद्यालय न भेजने के लिए कहें। होना चाहिए। तो आज हम सारी सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए आज हम लोगों ने फिजिकल वर्कशॉप करी है। इसमें हरदीप सिंह जी हेल्थ एंड गो के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आए हैं, वो एक्सपर्ट हैं। उसके साथ में संदीप बोरा जी आए हुए हैं EDAC लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से। ये लोग इसमें ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं और पूरी डिटेल में आज हम लोगों को सब वर्किंग समझाएंगे। उसके बाद में फिर हम लोग जो स्कूल जैसा चाहेगा उस हिसाब से उनका एग्रीमेंट होके वो लोग आपस में इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे। लेकिन इस पर्सनल वर्कशॉप से बहुत ही उम्मीदें हैं हमें और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जब भी स्कूल खुलेंगे तो हमारे स्कूल सब तरह से सेफ होंगे। सर, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा स्कूल खुलते समय? मेरा नाम संदीप बोरा है और मैं EDAC लर्निंग सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूं। और अभी आज हम आगरा आए हैं, जो कि आगरा प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ एसोसिएशन ने हम लोग को बुलाया है और एक अग्रीमेंट के तहत एक बात हो रही है कि कैसे हम मिल के काम कर सकते हैं और कैसे हम स्कूल्स को कोविड फ्री कर सकते हैं कि हमारे बच्चे सिक्योर रहें जब भी सरकार का आदेश आता है स्कूल खुलने का। किस तरह की तैयारी है और किस तरह से मनसूख दी जाती है, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, जानकारी दीजिए। बातों का ध्यान रखना है कि एंट्री से लेके एग्जिट तक स्कूल के जो भी व्यक्ति, बच्चे हों, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, कोई भी हो, गाड़ी हो, एक साइकिल भी अगर स्कूल के अंदर आ रही तो कैसे इंश्योर करें कि उसके द्वारा इन्फेक्शन अंदर ना आ रहा हो, क्योंकि आखिरकार सारी जिंदगी जुड़ी हुई उससे। उसको कैसे इंश्योर करना है कि हम कैसे वायरस से प्रोटेक्टेड रहें और वायरस स्प्रेड ना हो, उसके तहत ये संस्था काम कर रही है और स्कूलों को गाइड कर रही है कि कैसे आप इस वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। GS राणा ने बच्चों के आने जाने व उनकी संख्या क्या रखी जाए इसके विषय में जानकारी चाहिए। उन्होंने इस पर आने वाले खर्च के विषय में भी पूछा। हरदीप ने बताया कि हर विद्यालय के लिए छात्रों की संख्या और विद्यालय भवन के अनुरूप अलग प्रोटोकॉल हो। देखिए, स्कूल में हमेशा फर्स्ट एड का जिम्मेदारी स्कूल की होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो घर पे जाके भी अगर हो सकती है तो वो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि फर्स्ट एड की जिम्मेदारी स्कूल की है कि प्रारंभिक जो भी प्रॉब्लम है वो स्कूल करता है। लेकिन अब जैसे कोविड जैसी बीमारी तो ऐसी नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाए, उसके लिए तो फिर आइसोलेशन और तमाम चीज़ें हैं, तो उसमें तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ डायग्नोज होती है तुरंत तो स्कूल का रोल है कि वो उसको सही परिणाम तक पेरेंट्स को पूरा अवेयर करें और उसको सही अंजाम दे पाएं। प्रांजल शर्मा ने जानना चाहा कि बच्चा कोई भी व्यक्ति कितने समय तक मास्क का प्रयोग कर सकता है। मास्क का लगातार 5 से 6 घंटे का प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। दीपिका त्यागी ने संस्था के
सरकार के सर्टिफिकेशन के विषय में पूछा। हरदीप सिंह ने बताया कि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी संस्था को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। संस्था अभी तक किसी भी विद्यालय परिसर के लिए 1.25 लाख अभी तक लेती आ रही है। अप्सा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि उनके आग्रह पर अप्सा से संबद्ध विद्यालयों के लिए एक बार एक मुश्त 90,000 खर्चा आएगा, जिसका पार्ट पेमेंट किया जा सकता है। अगर इनका कार्य अच्छा रहेगा तो सभी अप्सा सदस्य इसे अपनाएंगे। विद्यालय के खुलने से पूर्व ही विद्यालय के लिए एसओपी करवानी होगी, जिससे सभी अप्सा से संबद्ध विद्यालय उचित लाभ पा सकें। बिल्कुल होगा, क्योंकि स्कूल जो फुल स्ट्रेंथ पे चलते थे अभी तक, वो ऑब्वियसली अब नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग तो एक बहुत ही बड़ा ज़रूरी एक स्टेप होगा इस दिशा में। और जो सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा और एक ही और उसको फेजेस में या तो लगाएंगे या तो फेज में 2 शिफ्ट में स्कूल लगेगा या ऑल्टरनेट डे के बेसिस पे स्कूल लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों की स्ट्रेंथ क्लासरूम में कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और बच्चे सेफली घर से आके स्कूल में पढ़ाई करके और सेफली अपने सुरक्षित घर वापस जा सके। सो दैट के बच्चे यहाँ पे सेफ्टी से आएँ और बिना कोविड की किसी तरीके से नुकसान हुए हुए अपना वो पढ़ाई करते रहें। उसके लिए हमारे बच्चों को भी, हमारे टीचर्स को भी, हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे स्टाफ को भी, सभी को जागरूक होना पड़ेगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ये एजेंसी दिल्ली से आई हुई है और इन्होंने काफ़ी स्कूल्स ऑलरेडी कर रहे हैं। उससे पहले भी हेल्थ सेक्टर में थे ये। तो हम समझते हैं कि अगर हम इनकी राय लेके कुछ काम करेंगे और एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्लस विद दी एक्सेप्टेंस ऑफ दी पेरेंट्स और दी चिल्ड्रन और दी स्टाफ, सब लोग जब राजी होंगे, जैसे ही गवर्नमेंट कहती है उस तरीके से हम ग्रेजुअली जैसा सिस्टम आता है उस तरीके से स्कूल खोलने के लिए अपने आप को कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस लेवल पे जा सकें कि हम स्कूल स्मूथली खोल सकें और हम एक सेफ्टी मेजर्स के साथ चल सकें। अप्सा के सभी सदस्यों के लिए आगे बढ़कर प्रयास करने के लिए डॉक्टर सुशील गुप्ता को धन्यवाद दिया। अप्सा बहुमूल्य समय देने के लिए उन्होंने मीडिया के सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उन्होंने मीडिया के सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया। भगवान श्री राम कृष्ण की वंदना के साथ गूंजे देशभक्ति के तराने। स्वाधीनता दिवस के मौके पर देशभक्ति के तरानों के साथ भगवान श्री कृष्ण भक्ति धारा प्रवाहित हुई। वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन जश्न आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नामचीन गायकों, कवियों ने अपनी लाइव प्रस्तुतियां दी। स्वाधीनता दिवस के मौके पर देशभक्ति के तरानों के साथ भगवान श्री कृष्ण और श्री राम भक्ति धारा प्रभावित हुई। वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन जश्न आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नामचीन गायकों, कवियों ने अपनी लाइव प्रस्तुतियां दी। सारे जगत को सुखी हो बनाए, सारे जगत को सुखी हो बनाए, स्वयं देवी सबको अमृत पिलाए, स्वयं देवी सबको अमृत पिलाए, तभी तो महादेव होवे कहानी, तभी तो महादेव होवे कहानी। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्थापिका अध्यक्ष प्रतिभा जिंदल ने सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी और संस्था का परिचय दिया। मुख्य आकर्षण रही कथक नृत्यांगना काजल शर्मा, इंग्लैंड से लाइव थी। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि स्वाधीनता दिवस पर समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। उन्होंने नजीर की रचना कन्हैया का बालपन भी सस्वर सुनाया। तो ये कैटेगरीज 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि प्रतिभा जी ने बताया। माँ यशोदा की प्रस्तुति की विजेता हैं श्वेता अग्रवाल, जिनका कोड नंबर है 05 और जिन्हें 2052 लोगों ने देखा। तो बहुत बहुत बधाई। तो श्वेता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और देशभक्ति के तराने की विजेता हैं